तो देखिए कल हमने बेटा पाठ 6 पढ़ा हिम्मत। आपको सबको समझ में आ गया। ये जो चैप्टर था, जो हमारे कवि हैं बाल मुकुंद, उन्होंने इस चैप्टर को कितने अच्छे से आपको बताया कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो लोग आपको कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो वहां पर क्या होगा, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। वो काम आप आसानी से जो है कर सकते हैं। अगर आप घबराओगे और आप डरोगे तो वो काम कैसे होगा, वो काम तो होगा ही नहीं। और जो लोग कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी उस कार्य को करते नहीं है। तो ऐसे लोगों पर हमारे एक यहाँ पर वर्ड आया था बकवास। तो हमने क्या देखा था कि जो बकबक करते हैं उनकी हमें बात को नहीं मानना है और कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने कल ये पढ़ा। अब हम जब हम किसी भी पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके प्रश्न उत्तर करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो आप लोग, हिंदी एक ऐसा साहित्यिक शब्द है जिसमें आप अपने शब्दों का भी उपयोग करेंगे तो आपका वो जो उत्तर है वो गलत नहीं होगा। बस शर्त क्या होती है कि हमें उन उत्तरों को, उस भाषा को, जो हमारी भाषा शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। उनके मीन्स जो है, अर्थ जो है, हमेशा सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। अगर निरर्थक होंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपकी बुक में मैं आपको सबसे पहले तो आप हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपको उसके लेखक के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज होना चाहिए। जब हम बड़े क्लासेस में आ जाते हैं तो हमें लेखक परिचय भी आता है, लेखक की किताबों के नाम, लेखक ने क्या रचनाएं की हैं, लेखक ने क्या लेखनी की है, ये सब चीजें आती हैं, है ना। पर अभी जैसे हमने पढ़ा कि मान लीजिए आप एक प्रश्न बन गया कि इसके रचनाकार का कौन है, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप रचनाकार याद करोगे तो हमारे इस पाठ के जो रचनाकार थे वो थे बालमुकुंद। कौन थे? बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, उसके बाद में देखो बालमुकुंद जी का जो जन्म था, ये प्रश्न बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 14 नवंबर सन 1865 को रिवाड़ी हरियाणा में हुआ था। जब आप अपनी बुक खोल के बैठे हैं तो आप पेज नंबर 62 पे देखिए। ये जो उनका परिचय, हर लेखक का चैप्टर के बाद में परिचय दिया हुआ होता है जिसको कि आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और आपको उसमें से कुछ जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उनको याद भी करना चाहिए। जैसे कि लेखक कौन है, तो आप बोलोगे कि बालमुकुंद गुप्त है। उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 14 नवंबर 1865 को हुआ। इस बार जैसे 14 नवंबर को बाल दिवस आ रहा है तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। उसके बाद में ये कहाँ पर हुए, तो ये रिवाड़ी में, हरियाणा का जो रिवाड़ी एक गांव है उसमें हुए थे। फिर आप बता सकते हो कि हिंदी के निबंधकार, साहित्यक, है ना, बड़े पद पर ये कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपने जैसे इनकी उर्दू में जो थी विशेष पकड़ थी। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बालमुकुंद गुप्त जो लेखक है उनकी कौन से भाषा पर उनकी पकड़ थी, तो आप क्या बताओगे? अगर आपका लेखक परिचय पढ़ा है तो भी तो आप जवाब दे पाओगे कि कौन सा है। तो इस प्रकार से हमें लेखक के बारे में अभी उनका नाम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और वो कौन कौन से उनके साहित्यक है, ये सब हमें याद करना चाहिए। तो अब जब हमने पाठ पढ़ा था तो दो वर्ड ऐसे आए थे, दो शब्द ऐसे आए थे जो मैंने आपको बताया था तत्सम से तद्भव में, है ना। तो जैसे देखो लक्षण, लक्षण क्या होते हैं? जैसे हम लोग जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, आपने कभी घर पे भी जैसे सुनते हैं ना कि इसके लक्षण ऐसे हैं, तो लक्षण मतलब ये देशी इस भाषा में आ गया, तो इसका क्या होगा? लक्षण। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लक्षण। और लक्षण का अर्थ क्या होता है? ये देशज रूप है। देशज रूप कैसे है? जो हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं। अभी आपको देशज रूप आने चाहिए क्योंकि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें हमें आप देशज भाषा में कैसे लैंग्वेज को यूज करते हो वो भी जरूरी है, तो आपको ये वर्ड्स आने चाहिए। उसके बाद में ये एक देशज रूप है, परंतु कविता में जो हमने कवि, अब लक्षण का मतलब यहाँ खराबी की बात नहीं है, यहाँ पर कविता में इसका अलग प्रकार से प्रयोग किया गया है। लक्षण मतलब तौर तरीके, जो हमने कविता में पढ़ा उसका मतलब तौर तरीके। उसके बाद में है निकम्मा। निकम्मा
जिसके पास कोई काम नहीं होता, जो आलसी होता है वो निकम्मा होता है। तो जो आलस में पड़ा रहे और कोई काम नहीं करता वो क्या कहलाता है? निकम्मा कहलाता है। तो ये जो दो शब्द थे ये हमारे लिए जो लक्षण शब्द है और ये तत्सम से देशज भाषा में आए, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब उसके बाद में देखिए जैसे कि आप श्रुति लेख में करते हैं तो लाचार, सुस्त, ये वर्ड्स आप बोल के देखें, है ना? आप जब जो बोलते हैं हम वैसा ही हम लिखते हैं। तो उच्चारण करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम गलत उच्चारण तो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उनमें। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोग अपनी बुक खोल के बुक खोल लीजिए और अपने साथ एक पेंसिल। हमेशा जब आप पढ़ते हैं तो आपके जो शस्त्र होते हैं, जब कोई युद्ध करने जाता है तो युद्ध में वो बिना शस्त्रों के जा सकता है क्या? नहीं जाता ना। अगर बिना शस्त्र के युद्ध करने जाएगा तो वो हार करके आएगा। तो वो सबसे पहले युद्ध में जाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए वो कवच आदि पहनता है। फिर उसके बाद में जो भी उसका शस्त्र होता है, तलवार, भाला, जो भी अपने साथ लेके जाता है। तो हमारे विद्यार्थी जीवन में और जो पढ़ाई का जो जीवन है उसमें पेन, पेंसिल, ये सब हमारे शस्त्र होते हैं। तो आप अपनी पुस्तक, युद्ध क्षेत्र और अपना जो शस्त्र है, पेंसिल आदि, अपने साथ में रखेंगे हमेशा पढ़ते समय। तो चलिए सबसे पहले मुख से मतलब जो मौखिक रूप से प्रश्न है उनको देखेंगे। कवि मुंह से क्या कहने को मना करते हैं? पहले क्या है? कवि मुंह से कहने को क्या मना करते हैं? तो मुंह से क्या कहने को मना करते हैं कवि? हमने कल पाठ पढ़ा था और मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बस शर्त क्या होती है? भाषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो कवि जो है वो अपने मुंह से यह कहते हैं कि हमें किसी भी काम को कर नहीं सकते, ऐसे शब्द मना करते हैं कि नहीं, मैंने आपको बताया ही था कल चैप्टर में कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, अब क्या होगा। तो यहाँ पर कवि मुंह से क्या कहने को मना करते हैं? तो कवि क्या मना करते हैं? तो कवि कहते हैं कि कवि मुंह से किसी काम को नहीं कर सकते, ऐसे शब्द कहने से मना करते हैं। समझ में आ गया आपको पहले प्रश्न का उत्तर? चलिए अब सेकंड देखते हैं। अगर एक बार में बात ना बने तो कितनी बार प्रयत्न करना चाहिए? तो हमने अगर कविता अच्छे से पढ़ी है तो हमारा जो जवाब है वो अपने आप ही हमारी जीवा पे आ जाएगा, है ना? तो अगर अभी हम क्लास में होते तो आप सब एक साथ चिल्लाने लग जाते कि इसका उत्तर ये होगा। परंतु अभी भी आपको आता है तो आप घर पर बैठ करके उस आंसर को जोर से बोलिए। ठीक है। अगर एक बार में बात नहीं बनी तो कितनी बार प्रयत्न करना चाहिए? 100 बार प्रयत्न करना चाहिए। तो पूरा इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अगर एक बार में बात ना बने तो 100 बार प्रयत्न करना चाहिए। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। कर नहीं सकते, यह बात कैसे लोग कहते हैं? पहली बात तो हमें जो कवि है वह यही समझा रहे हैं कि ऐसी बात करनी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कर नहीं सकते यह बात आलसी, सुस्त और निकम्मे लोग ही कहते हैं। कौन कहते हैं? आलसी, सुस्त और निकम्मे लोग ही कहते हैं। समझ में आ गया आपको मुख से? अब चलिए हम चलते हैं हमारे लघु प्रश्नों उत्तर में। तो आपको लघु प्रश्न उत्तर में सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोग जब प्रश्न का उत्तर करते हो तो अंकों के जो जितने अंक होते हैं उसके अनुसार आप प्रश्न के उत्तर करोगे। तो देखो यदि कोई काम कठिन लगता है, पेज नंबर आपके 63 पर है ये, कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में और तो कुछ शब्दों में। तो देखिए यदि कोई काम कठिन लगता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? क्या प्रश्न बन रहा है कि यदि कोई काम कठिन लगता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो देखो यदि कोई काम हमें कठिन लगता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे? लघु प्रश्नों उत्तर। ठीक है। यदि कोई काम कठिन लगता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? देखो यदि कोई काम हमें कठिन लगता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब इसी काम को अन्य 5 लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ गए? आप हमेशा नकारात्मक सोच को दूर भगाइए और सकारात्मक सोच को अपने साथ में रखिए। जब आप इस बात को सोचोगे कि यदि सामने वाला ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, तो हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है।
तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या बनता है कि यदि कोई काम कठिन लगता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब इसी काम को कोई अन्य 5 लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उत्तर समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि काम होने या ना होने का शक हो तो क्या करना चाहिए। यदि काम होने या ना होने का शक हो तो क्या करना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कंफ्यूजन में है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं सुबह जल्दी उठ करके चला जाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसा जब शक होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इसका उत्तर क्या बनता है। यदि काम होने या ना होने का शक हो तो हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। समझ में आ रही है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हमारा काम एक बार बात नहीं बने तो वो काम हमें बार बार करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो आप अपनी भाषा में भी इस सूत्र को बना सकते हो कि यदि काम होने या ना होने का शक हो तो हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मतलब हमें अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, और जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे तो वो काम अपने आप हो जाएगा। तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर एक बार बात नहीं बने तो उस काम को हमें बार बार करने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा इसमें, तैरना किन लोगों को नहीं आएगा। अब प्रश्न हमने पढ़ा था ना कि तैरना किन लोगों को नहीं आएगा। जो पानी के अंदर, जल के अंदर पानी पैर ही नहीं रखेंगे तो वो तैर कैसे सकेंगे। अपन दूर खड़ी गाड़ी को देखें कि मैं गाड़ी चलाऊं कि नहीं चलाऊं, कैसे चलाऊं, मुझे डर लग रहा है, तो हम गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, है ना। तो तैरना किन लोगों को नहीं आएगा। तो देखो इसका उत्तर क्या बनता है। तैरना उन लोगों को नहीं आएगा जो जल में घुसा ही नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि तैरना जो जल को छोड़ता है, जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। इस एक पंक्ति में पूरा उत्तर बन गया है। देखो जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। तो तैरना कैसे लोगों को नहीं आ सकता। तो तैरना उन लोगों को नहीं आएगा जो जल में घुसा ही नहीं, अर्थात सफल होने के लिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। आपको किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। गीता में कहा है ना कि कर्म कर्मण्य वे अधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन, कि हमेशा कर्म करते रहिए। और जब आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, पर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमेशा हमें कर्म करते रहना चाहिए। आगे आपको समझ में, आप अपनी भाषा में इस उत्तर को लिखिए। अब चलिए संक्षिप्त उत्तर करते हैं जो कुछ वाक्यों में होते हैं। तो पहला देखो, जब हम अपने को लाचार समझने लगते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस प्रश्न को अगर हम ऐसे लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा, हम लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगा, अब ये काम हो नहीं सकता। तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है, जब हम अपने को लाचार समझने लगते हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते हम, तो हमें जो है क्या करना चाहिए। तो क्या करोगे आप लोग, देखो जब हम किसी कार्य को करने में असमर्थ होकर अपने आप को लाचार समझने लग जाते हैं, उस समय हमें धैर्यवान बनकर के हिम्मत रखनी चाहिए तथा कार्य को बार बार करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। मतलब अगर हमें कोई कार्य नहीं आ रहा तो हमें हार नहीं माननी है। उस कार्य को करने के लिए हमें धैर्य होना चाहिए और हमें हिम्मत होनी चाहिए। जब धैर्य और हिम्मत दोनों साथ मिल जाएंगे तो वह कार्य स्वयं ही हो जाएगा। और उस कार्य को नहीं भी आ रहा तो बार बार करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। आप अपनी भाषा का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए। आगे देखिए प्रश्न 2 जो है, आलसी लोगों के क्या लक्षण होते हैं, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे भी जो हैं वो थोड़े से आलसी बन चुके होंगे, तो हमें आलस को त्यागना है। और इस चैप्टर को पढ़ के तो सब में हिम्मत आ जानी चाहिए और आलस को त्याग दीजिए। आलसी लोगों के क्या लक्षण होते हैं। आलसी लोग सुस्त होकर पड़े रहते हैं, है ना। हमेशा सोचते हैं चलो उड़ जाएंगे, अभी तो इतने ही बजे हैं। समय का जो है वो महत्व नहीं समझते, और जो समय का महत्व नहीं समझता वो कभी भी सफल नहीं होता। तो हमें हमेशा समय का महत्व समझना है, और जब हम समय का महत्व समझने लग जाएंगे तो हम आलसी नहीं रहेंगे। तो देखो आलसी लोग सुस्त होकर पड़े रहते हैं, समय का महत्व नहीं करते हैं और सदैव हर कार्य के लिए बहाने बनाते हैं।
जब किसी को कोई काम नहीं आता तो वो क्या कहते हैं, मैं कर तो लेता पर ऐसा हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला, है ना। वो सब क्या कहते हैं, नहीं मेरे, अब जैसे किसी को मान लो कुछ काम करना है तो वो उसको करना नहीं है, वो आलसी है, वो सुस्त है, तो वो बहाने मारता है। जब हमसे कोई काम नहीं होता तो हम बहाने ही मारते हैं ना। तो इस प्रश्न का उत्तर बनता है कि आलसी लोग सुस्त होकर पड़े रहते हैं, समय पर कार्य नहीं करते हैं और सदैव हर कार्य के लिए बहाना बनाते हैं। समझ में आ गई आपको ये बात? तो चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। हम किन हालात में सोचते हैं कि कर नहीं सकते? कई कई बार हमारे साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु क्यों होता है ऐसा? तो देखो, हम किन हालात में सोचते हैं कि कर नहीं सकते? तो कब सोचते हैं? जब हमारा काम करने का मन ना हो, हम क्या करते हैं, नाराज होकर मुंह फुलाए रहते हैं और आलस में पड़े रहते हैं। तो ऐसी हालत में यही सोचते हैं कि क्या होगा। अब देखो, ये प्रश्न आप अपनी भाषा में भी बनाओगे ना तो आप कर सकते हो। आप कभी देखना कि आपको वर्क करना है परंतु आप क्या करते हो, उस वर्क को नहीं करते हो। ठीक है, आप उस वर्क को नहीं करते हो, है ना। तो फिर क्या करते हो रहते हो, आप आलस में पड़े रहते हो। फिर आप जो है क्या करते हो, इसमें आलस रहता है आपको, आप काम नहीं करते हो। तो या तो आप मम्मी से नाराज हो जाते हो या छोटे भाई बहन पे गुस्सा करते हो, क्योंकि आप में खुद में ये चीज की कमी आ रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखिए, हम किन हालात में सोचते हैं कि कर नहीं सकते? जब हमारा काम करने का मन ना हो और हम हर समय नाराज होकर मुंह फुलाए रहते हैं, आलस दिखाते हैं, तो ऐसी हालत में हम यही सोचते हैं कि परिश्रम करने से तो अच्छा है कर नहीं सकते का बहाना बना लो। कई लोग होते हैं ना जो काम को नहीं करने के लिए क्या कहते हैं, ये तो मुझे आता ही नहीं है ना। तो उससे लॉस किसका होता है? उससे लॉस तो उसका स्वयं का ही हो रहा है ना। अगर हम ये चीज कह देंगे कि नहीं मुझे नहीं आता, ये मुझे आता ही नहीं है, तो हम कभी भी नहीं सीख सकेंगे उस चीज को। तो यहाँ पर ये बात हम सब पे लागू होती है कि हमें क्या करना है, बहाने नहीं मारने हैं। तो कर नहीं सकते, आज के बाद आप लोगों को इस वर्ड्स को यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो हम किन हालात में सोचते हैं कि कर नहीं सकते? तो इसका उत्तर एक बार दोबारा देखिए। जब हमारा काम करने का मन ना हो और हम हर समय नाराज होकर मुंह फुलाए रहते हैं, आलस दिखाते हैं, तो ऐसी हालत में हम यही सोचते हैं कि परिश्रम करने से तो अच्छा है कर नहीं सकते का बहाना बना लो। समझ में आ गई बात? अब आगे देखिए, निबंधात्मक प्रश्न, जो आपके दीर्घ प्रश्न होते हैं। आप लोग ध्यान रखना कि दीर्घ प्रश्न जो है वो आपके कोई एक आता है, परंतु उसको पूरा जो बड़ा आंसर होता है उसको बड़ा ही लिखना चाहिए। तो देखो, पहला क्या है, जब हम अपने वाक्यों को लाचार समझने लगते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? जब हम अपने वाक्यों को लाचार, देखो किसको लाचार समझने लगते हैं? जब हम अपने आप को लाचार समझने लगते हैं तो क्या होता है, तब हमें क्या करना है? पहली बात तो यही आ गई कि आप हमें लाचार समझना ही नहीं है, परंतु प्रश्न में ये बात पूछी गई है कि जब हम लाचार समझने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप? आपके दिमाग में आ चुकी ना ये बात। तो देखो, अब हम इसका उत्तर देखते हैं। जब कोई काम हमें अत्यंत कठिन लगता है और हमारे उस काम में जो है बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दिखती है, तो हमारा मन जो है वो कमजोर पड़ जाता है और हमारे मन में उस कार्य को नहीं करने की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है। परंतु ऐसे समय में हमें हिम्मत से काम लेकर कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और अंत में हम अपने कार्य में सफल भी हो जाते हैं। समझ गए बात? कि जब हम अपने को लाचार समझने लगते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? लाचार मीन्स कमजोर, है ना। कई बार हम घबरा जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो वहां पर हमें क्या करना है, या हमें कोई काम कठिन लगता है तो हमें क्या करना है, जब कोई काम हमें अत्यंत कठिन लगता है और मार्ग में कोई बाधाएं दिखती हैं तो हमारा मन कमजोर पड़ जाता है और हमारे मन में उस कार्य को नहीं करने की भावना जाग जाती है। परंतु ऐसे समय में हमें हिम्मत से काम लेकर कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ने को तैयार रहना चाहिए और अंत में हम अपने कार्य को में सफल भी हो जाते हैं। समझ में आया ये निबंधात्मक प्रश्न? आप इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा शैली में बना सकते हैं। बस आपको ध्यान, हिंदी में अपनी शर्त यही रहती है
कि आप लोग भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो अच्छे अच्छे शब्द जो है वो लेकर के आप प्रश्न का उत्तर जो है बनाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, आलसी लोगों के क्या लक्षण होते हैं। हमने पढ़ा आलसी लोग कैसे होते हैं। अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें आलस को त्याग करके आगे बढ़ने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और हिम्मत बढ़ाने के हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या आया कि बार बार कार्य को करना चाहिए, कर्मनिष्ठ लोगों को देखकर अपने अंदर जोश की भावना लानी चाहिए। अगर हम जल में घुसेंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे, गिरकर ही चलना सीखेंगे। अतः कठिनाइयों से न घबराकर हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत को हमेशा बढ़ाना चाहिए। समझ में आया। तो देखिए अब हम किन हालात में सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, आपको ये समझ में आई गया प्रश्न का उत्तर, है ना। उसके बाद में आलसी लोगों के क्या लक्षण होते हैं, ये भी आपको जो है समझ में आ गया कि आलसी लोग जो है वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, है ना। और जब हम किन हालात में सोचते हैं कि हमें कर नहीं सकते, ये भी हुआ। अब उसके बाद में देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न है वो देखिए कि क्या है। हिम्मत वालों की संगति से हिम्मत बढ़ती है और कारीगरों की संगति हिम्मत कम करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, बताइए सहमत हैं आप। तो अब ये जो प्रश्न है मेरे विचार से यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कि क्या आपके मन में भी कर नहीं सकते का भाव आता है, आप तब क्या करते हैं, आप क्या करेंगे तब जब भी ऐसा कोई भाव आएगा। तो हमें अपने आस-पास अपने छोटे बड़े लोगों को देख लेना है कि वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे विचार से आप लोग इसको बनाइए, क्या आप अपनी हिम्मत बढ़ाने के क्या-क्या तरीके हैं, है ना। अपनी हिम्मत बढ़ाने के क्या-क्या तरीके हैं। अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ में चलना है, पॉजिटिव थिंक जो होती है उसको साथ में रखना है। और क्या करना है, जो अपने आसपास है उनको देखना है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अपनी हिम्मत बढ़ाने के और क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं, अभी आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। आप साइकिल से एक बार गिरे, दो बार गिरे, ठीक है। आपको शायद हो सकता है कि आपके चोट भी आ गई होगी, परंतु आपको उस चोट को इग्नोर करना है, देखना नहीं है। अगर आप उस चोट को देखोगे तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक सकारात्मक सोच को साथ लेके चलना है कि इतनी सी लगी है, हो सकता था ज्यादा लग जाती। तो आप जब सकारात्मक सोच आपकी आ जाएगी तो क्या होगा, आप लोग वहां पर उस कार्य को कर सकेंगे। ठीक है, हिम्मत वालों की संगति से हिम्मत बढ़ती है और कायरों की संगति हिम्मत कम करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, अपनी बात उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। अब बताइए कि आप लोग इस बात से सहमत हैं। तो देखिए यहाँ पर कि वास्तव में हिम्मत वालों की संगति से हिम्मत बढ़ती है और कायरों की संगति हिम्मत कम करती है। तो हम इस बात से सहमत हैं। यहाँ पर आया कि मेरे विचार से, तो सबको अपने अपने विचार लिखने हैं ना। तो आप अपने विचार से लिखिए, मैं अपने विचार बताती हूँ कि वास्तव में ये सच बात है कि हम अगर किसी बलशाली या किसी हिम्मत वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी कायरता भी हिम्मत में बदल जाएगी। परंतु जब हम कायर लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी जो हिम्मत, अगर हमें थोड़ी बहुत भी हिम्मत है तो वो भी किस में बदल जाएगी, कायरता में बदल जाएगी। तो इस बात से सहमत है, अपनी बात उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, तो आपको उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना है। समझ में आ गई सबको ये बात। अब आगे देखिए भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में आप लोग जो बुक है उसको ओपन कर रखी होगी आपने, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पर जो है आपके देखिए यहाँ पर भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में हमें, तो चलिए आज हमारा ये जो पाठ 6 है उसके प्रश्न उत्तर और हमने पाठ को अच्छे से समझा। अब अगले अध्याय में हम लोग इसका भाषा ज्ञान करेंगे और साथ में हम ग्रामर का एक जो है टॉपिक लेंगे। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए बेटा, और सभी अपना पूर्ण रूप से जो है वो ध्यान रखेंगे।
ओके।